हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इस बार बहुत लोगों की कंप्लेन है कि अभी तक उनके इनकम टैक्स का रिफंड अभी तक नहीं आया है। उन्होंने अगस्त में अपनी आईटीआर फाइल कर दी थी। कुछ लोगों ने सितंबर में की, अक्टूबर में की, नवंबर में की, दिसंबर में की। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि अभी तक उनके इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आए हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोगों का ओपिनियन ये है कि अगर आपके इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आए तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे कंप्लेन कीजिए या फिर कस्टमर केयर में फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल लिखिए, या और कुछ भी ना हो तो मोदी जी या इनकम टैक्स या निर्मला सीतारमण हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल पर जाके ट्वीट कीजिए। फ्रेंड्स, बट इन माय ओपिनियन हमें इसे डिफरेंट एंगल से हैंडल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये कंप्लेन करने से पहले कि हमने इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं मिला या हमें मिलना चाहिए, हमें उससे पहले ये देखना चाहिए कि क्या जो हमने रिफंड क्लेम किया है वो सही क्लेम किया है या नहीं। और हमें रिफंड वर्ड की जगह हमें प्रोसेस वर्ड ज्यादा यूज करना चाहिए कि हमारी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई। रिफंड आना ना आना दैट इज डिफरेंट थिंग। हो सकता है आपने गलत डिडक्शन क्लेम किया हो, आपकी डिमांड कन्वर्ट हो जाए, डिमांड के नोटिस आ जाए। सो रिफंड वर्ड यूज करने की जगह हमें ये वर्ड यूज करना चाहिए कि हमारी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई। अगर आप किसी से मेल लिखते हैं, किसी को कंप्लेन करते हैं, कहीं ट्वीट करते हैं, सो वी शुड यूज द वर्ड आईटीआर प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, अब हम ये समझते हैं मेरी ओपिनियन में कि हमें कंप्लेन करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमने सही रिफंड क्लेम किया भी है कि नहीं किया है। बिकॉज इस साल कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं कि हमारा अप्रोच पहले क्या था आईटीआर फाइल करने का और हम अब कैसे करते हैं, या हम मीन्स बहुत सारे लोग कैसे करते हैं। पहले कैसे करते थे, अब कैसे करते हैं, और अब कैसे करना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि एक सैलरीड पर्सन है, वो सबसे पहले उसके पास टीडीएस सर्टिफिकेट मिलते हैं उसे अपनी कंपनी से। राइट, वो किसी सीए या टैक्स कंसल्टेंट के पास जाता है, या कुछ स्मार्ट लोग होते हैं तो वो खुद भी अपनी आईटीआर ड्राफ्ट करते हैं, तो उन्हें टीडीएस सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बेसिस पे उन्होंने पोर्टल पे फीड कर दिया, उनकी आईटीआर बन गई। राइट, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक 26 एएस स्टेटमेंट आता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उनके बारे में पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता भी है। अगर पता है तो उन्हें उस अपनी रिटर्न को, अपने फॉर्म 16 को 26 एएस से वेरीफाई करना चाहिए। 26 एएस स्टेटमेंट बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है। आपने आईटीआर फाइल करने से पहले ये देखना चाहिए कि जो आईटीआर में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या जो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है उससे मैच करती है कि नहीं करती है। अगर वो इंफॉर्मेशन, अगर मान लीजिए आपकी इनकम 26 एएस पे एक्स अमाउंट है, तो आपने जो आईटीआर में एक्सप्लेन किया है वो अमाउंट एक्स ही होना चाहिए, या एक्स से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम होगी तो आपके पास नोटिस आने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये पुराना अप्रोच था किसी भी टैक्स कंसल्टेंट का, सीए का, या एक नॉर्मल पढ़े लिखे ह्यूमन बीइंग का, कि अपनी आईटीआर ड्राफ्ट करते थे वो टीडीएस सर्टिफिकेट पे, और अगर उन्हें 26 एस स्टेटमेंट की नॉलेज है तो वो उससे कंपेयर भी करते थे। बट दिस ईयर फ्रेंड्स, इसमें एडिशन हुआ। अब 26 एस स्टेटमेंट ही नहीं, गवर्नमेंट ने दो और स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस किए हैं आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। फ्रेंड्स, उसका नाम है AIS एंड TIS। इट मीन्स कि पहले हम करते थे फॉर्म 16, टीडीएस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आईटीआर एंड 26 एस।
लेकिन अब आपको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न एंड टीडीएस सर्टिफिकेट के साथ साथ 26S एंड अकॉर्डिंगली साथ में एआईएस और टीआईएस के कंपेरिजन भी करने पड़ेंगे, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि 26S में नहीं है वो एआईएस में मिलेंगे या टीआईएस में मिलेंगे, राइट फ्रेंड्स। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं 26S स्टेटमेंट में क्या क्या मेजर कंटेंट होते हैं। उसमें कुछ नहीं होता, फर्स्ट आपकी इनकम एंड टीडीएस अगर कोई डिडक्ट हुई है तो उसकी स्टेटमेंट है। इस साल गवर्नमेंट ने कुछ जीएसटी के रेवेन्यू को भी कैच करना शुरू किया। जीएसटीआर 3 में जो आपने टैक्सेबल वैल्यू रिपोर्ट की है वो भी आपके पोर्टल पे आ जाती है 26S में। उसके बाद थर्ड, आपको पिछले सालों का अगर इनकम टैक्स रिफंड मिले हैं तो वो भी यहाँ मेंशन होती है। फोर्थ, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेज की है जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होती है और टीडीएस डिडक्टेड है उस ट्रांजेक्शन पे, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आती है। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, ये आपके करंट अकाउंट, नॉन करंट अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से रिलेटेड है जिसमें की लिमिट्स दी हुई है। अगर इस लिमिट से वैल्यू एक्सीड होती है तो वो ट्रांजेक्शन भी यहाँ कवर हो जाती है। तो फॉर्म 26 स्टेटमेंट अपने आप में एक पहले यूज स्टेटमेंट था जो कि काफी सारी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को कवर करता था, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या फिर आप यूं कह लो कि गवर्नमेंट ने अपने स्कोप को और इनहेंस किया और आपकी और ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, इकोनॉमी की और ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की है थ्रू एआईएस एंड टीआईएस। लेट्स सी टैक्स इंफॉर्मेशन समरी, टीआईएस की डिटेल्स टैक्स इंफॉर्मेशन समरी जिसे कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें इन्होंने दो कंटेंट दिए हैं, एक तो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और उस पे जो टीडीएस डिडक्टेड है उसकी एक समरी दी है, एंड सेकंड उसके एनेक्चर्स दिए हैं कि कहां कहां से आपकी इनकम हुई है। फर्स्ट, टैक्स इंफॉर्मेशन समरी में आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो टोटल 5-6 आइटम्स हैं जो कि यहाँ पे वो बताते हैं। पहला, आपकी सैलरी से कितनी इनकम हुई है। सेकंड, आपके सेविंग अकाउंट में जो भी पैसे थे पूरे साल में उस पे कितना ब्याज बना है। थर्ड, आपको जो प्रीवियस ईयर में रिफंड मिला इनकम टैक्स का उस पे कितना इंटरेस्ट मिला। फोर्थ, आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है तो उस पे कितना इंटरेस्ट मिला। एंड लास्ट, ई एंड एफ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते थे, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वो ये है कि अगर आपने सेल परचेस करी है शेयर्स की, सिक्योरिटीज की, या आपने किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स लिए हैं और आप उसको रिडीम करते हो, तो वो आप इंफॉर्मेशन पहले नॉर्मली ये होता था कि लोग नहीं दिखाते थे। एक नॉर्मल एम्प्लॉय जो कि सैलरी अर्न करता है और थोड़े बहुत उसने डीमैट अकाउंट ओपन किए हुए हैं, शेयर की ट्रेडिंग कर लेता है या फिर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स ले लिया एसबीआई के या आदित्य बिरला के या किसी भी कंपनी के, और साल में अगर उसने रीडिंग किए हैं तो वो अपने टैक्स कंसल्टेंट को भी वो बातें नहीं बताता था, वो सीधा टीडीएस सर्टिफिकेट देता था और अपनी आईटीआर भरवा लेता था। बट इन नाउ डेज आपकी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लीक हो गई है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। सो अब आपको बाय डिफॉल्ट अपना कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपके टैक्स कंसल्टेंट जो कि इस बात को जानते हैं या जिन्होंने इसको देखा है, इसके बेसिस पे आपकी आईटीआर ड्राफ्ट की है, उन्होंने आपसे मांगा होगा इन शेयर्स या म्यूचुअल फंड यूनिट्स की परचेज डिटेल्स और उन्होंने आपकी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस को एक्सप्लेन किया होगा। बहुत सारे लोगों को जिनको ये पता नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस इंफॉर्मेशन को कैच किया है, उन्होंने अपना आईटीआर विदाउट दिस इंफॉर्मेशन, विदाउट एक्सप्लेनिंग इनकम टैक्स कैपिटल गेन लॉसेज और कैपिटल गेन, उन्होंने अपना आईटीआर फिल कर दिया है। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह एक लास्ट इंफॉर्मेशन, अगर आपने उस साल में फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपने कोई सिक्योरिटीज परचेज भी की है या म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स भी लिए हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गवर्नमेंट आपको दे रही है। ये एक मेजर पार्ट है फ्रेंड्स जो कि लोग स्किप कर जाते थे अपने आईटीआर से। राइट फ्रेंड्स, अगर उन्हें एफडीआर पे इंटरेस्ट मिलता था नहीं दिखाते थे, सेविंग पे मिलता था नहीं दिखाते थे, अगर उन्हें इनकम टैक्स की रिफंड की इंटरेस्ट मिली है नहीं दिखाते थे। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि म्यूचुअल फंड या शेयर ट्रेडिंग की ट्रांजेक्शन तो एक्सप्लेन ही नहीं करते थे अपने टैक्स कंसल्टेंट को, या ना खुद ही दिखाते थे और ना ही किसी सीए को बताते थे। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा, बट एक मेजर ग्रुप है जो कि ऐसा करते थे। राइट फ्रेंड्स,
सेकंड, एनुअल इंफॉर्मेशन समरी कुछ नहीं है, टीआईएस की ही डिटेल्ड वर्जन है। अगर आपने टीआईएस की भी समरी इनकम को कंसीडर कर लिया तो दैट विल बी सफिशिएंट, बट लेट मी टेल यू, ये थोड़ी और एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जांपल आप यूं कह सकते हो कि टीआईएस जो है एक नॉर्मल एक्सरे है, बट एआईएस आपकी स्कैनिंग, आपकी एमआरआई और डिटेल टेस्ट रिपोर्ट है आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की। इससे मोस्टली ये 4-5 तरीके के ट्रांजेक्शन वो शो करते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन में। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स डिडक्टेड और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आपके टीडीएस या टीसीएस जो भी डिडक्ट हुए हैं या कलेक्ट हुए हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये शो करता है। पार्ट B2, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इनकम टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को स्पेसिफाइड किए हैं, इनके काफी सारे नंबर्स हैं, उससे रिलेटेड अगर आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे हो जाएगी। थर्ड, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, कोई भी इनकम टैक्स पे किया है उस साल से रिलेटेड, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। फोर्थ, अगर आपकी कोई इनकम टैक्स की डिमांड या रिफंड है उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। एंड फिफ्थ, रूल 114I, जिसको कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सब रूल 2 की इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने ये समझा कि आपकी आईटीआर जो इस बार आपने फाइल की है उसके चांसेस हैं गलत होने के या अंडर रिपोर्ट होने के, बिकॉज आपने अपनी आईटीआर या तो नॉर्मल टीडीएस सर्टिफिकेट के बेसिस पे या नॉर्मल आपने 26 एएस के बेसिस पे फिल की होगी। अगर आपके टैक्स कंसल्टेंट या सीए या आप खुद ने अगर टीआईएस या एआईएस को कंफर्म नहीं किया है या शेयर्स ट्रेडिंग की इनकम या म्यूचुअल फंड की इनकम आपने नहीं दिखाई है, तो इट इज अ रीजन कि आपकी इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं हो पा रही है। सो फ्रेंड्स, इट इज बेटर कि आप पहले कंप्लेन करें, आप किसी को ट्वीट करें या आप किसी को ईमेल लिखें, उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपने जो गलती की है उसको हम करेक्ट कर लें, राइट। और उसको करेक्ट करने के बाद भी आप वेट कीजिए 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, फिर भी अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होती तो बिंदास आप कंप्लेन कीजिए। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कंप्लेन कैसे करनी है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो ग्रीवेंसेस कैसे डालने हैं, और बेशक अगर लास्ट ऑप्शन ट्वीट का बचेगा तो हम ट्वीट करने में आपको बताएंगे कि कैसे करना है और कहाँ करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग। मैं इसी तरह आपके लिए कोशिश करूंगा अच्छी अच्छी वीडियो लाने की। थैंक यू सो मच।